Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 11. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली अपना जो डेवलपमेंट टूल है उसको इंस्टॉल किया था, उसकी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स देखे थे और बेसिक जो इंटरफेस है वो हमने डिस्कस किया था कि डेव C++ का इंटरफेस कैसे वर्कआउट करता है और हमने किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और कोड कैसे लिखना है, सेव कैसे करना है, कंपाइल एंड रन कैसे करना है। और इसके साथ हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो स्टार्ट किए हुए थे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के, वो भी हमने उसमें इम्प्लीमेंट करके देखे कि किस तरीके से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके C++ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अपने अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया होगा डेव C++ और उसके ऊपर वो प्रोग्राम बनाया होगा और उसके साथ कुछ और आपने चेंजेस करके उसको एक्सप्लोर किया होगा। इसके अलावा बाकी जो उससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली कॉन्सेप्चुअल, अगर हम स्टडी जहाँ तक हम कर चुके हैं, क्लासेस का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस देखी थी, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम अब कोडिंग की तरफ आ गए हैं। उसके अलावा हमने लास्ट टाइम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक हमने डिस्कस किए थे और लास्ट लेक्चर में मैंने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दे दी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप अपने जहन नशीन कर लें। आज हम आगे चलेंगे और इनको मज़ीद आगे डिटेल से देखेंगे कि उनके अंदर और कौन सी चीज़ें को हैं और उन्हें हमें किस तरीके से यूज़ करना है और उन तमाम चीज़ों का हम कैसे ख्याल रखेंगे इन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हमारे इस कोर्स के अंदर जो लेआउट रहेगा कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और फिर हम उसकी लाइव कोडिंग भी करेंगे डेव C++ के अंदर, ताकि आप प्रैक्टिकली भी उसको देख सकें कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट वो कॉन्सेप्ट होता है। तो मेंबर फंक्शंस आर the functions that operate on the data encapsulate in the class। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इनकैप्सुलेशन क्या है कि एक यूनिट है या एक हम क्या करते हैं कि यूनिट के अंदर डाटा और उसके जो फंक्शंस और बिहेवियर हैं उसको एक ही यूनिट के अंदर हम रखते हैं और उस यूनिट को इनकैप्सुलेटेड यूनिट कहा जाता है या उसको हम क्लास कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेट करने का, दोनों चीज़ों को एक जगह रखने का, दैट इज़ कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। तो मेंबर फंक्शंस जो हैं वो हमारी क्लास का हिस्सा होते हैं। बेसिकली मेंबर फंक्शन का काम क्या है? हमारा जो डाटा होता है उसके ऊपर अपना फंक्शन अप्लाई करना, उसके ऊपर अपना फंक्शन ऑपरेट करवाना। लास्ट लेक्चर में हमने रोल नंबर और एज की एग्जांपल जैसे देखी थी, तो उसके ऊपर जो फंक्शन ऑपरेट कर रहा था या तो वो इनपुट का था या वो फिर डिस्प्ले का था। डिस्प्ले का फंक्शन क्या करता था? उस डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाल के एक्सट्रैक्ट करके स्क्रीन पे शो करता था। इनपुट का फंक्शन क्या था कि उस तमाम रोल नंबर और बाकी जो हमारे एक्सपेक्ट थे या डाटा मेंबर्स थे उनके अंदर डाटा को इनपुट करता था। तो मेंबर फंक्शंस जो हैं वो हमारी क्लास का हिस्सा होते हैं और उनका जो रोल है वो डाटा के ऊपर ऑपरेट करना है। पब्लिक मेंबर फंक्शंस आर इंटरफेस टू द क्लास। अब ज़्यादातर हमने कहा था कि जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हमने पब्लिक डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये वो फंक्शंस हैं जो हम पब्लिकली यूज़र को कहेंगे कि इनको एक्सेस करके हमें मतलब अपना काम कर ले या हम उस डाटा तक जाके उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करे या रिट्रीव करे। तो ये मेंबर फंक्शन बेसिकली इंटरफेस होते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी आउटसाइड क्लास के बाहर अगर कोई शख्स इस क्लास के अंदर की चीज़ को एक्सेस करना चाहता है तो वो फिर पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे जिनको वो एक्सेस करेगा।
यहाँ पे डिफाइन द मेंबर फंक्शन इनसाइड इन द क्लास डेफिनेशन। हमने देखा था कि क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं ये मेंबर फंक्शंस, और वहीं पे हम उसकी डेफिनेशंस भी दे सकते हैं, या डिफाइन द मेंबर फंक्शन इन द आउटसाइड ऑफ द क्लास। दो तरीके हैं। बेसिकली आपको याद हो तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप फंक्शंस या तो मेन फंक्शन के पहले डिफ़ाइन कर देते थे या मेन फंक्शन के बाद डिफ़ाइन करते थे। यहाँ पे अब हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं कि मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन या तो आप क्लास के अंदर भी कर सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, या आप ये चाहते हैं कि उन मेंबर फंक्शंस को मैं क्लास से बाहर डिफ़ाइन करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसका भी तरीका आज हम देखेंगे कि क्या है। लेकिन ये याद रहे, यहाँ पे मैं आपको और चीज़ भी बता दूँ कि जो दूसरी आजकल की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा, सी शार्प, उसमें हमारे पास एक ही तरीका है कि हम क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाएंगे भी वहीं और डिफ़ाइन भी वहीं करेंगे। क्लास से बाहर हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेथड जो है वो C++ में अवेलेबल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप ज़हन नशीन करें कि क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए। बट दे मस्ट बी डिक्लेयर इनसाइड इन द क्लास डेफिनेशन। हाँ जी, अगर आप क्लास से बाहर फंक्शन को डेफिनेशन उसकी देना चाहते हैं तो लाजमी है कि क्लास के अंदर जो है वो आप उसको डिक्लेयर करके आएँ। डिक्लेयर अगर किया होगा तभी हम क्लास के बाहर जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब दोनों की एग्जांपल हम एक एक देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास क्लास का नेम है, जैसे कि और पता है पब्लिक है, इसमें मेंबर फंक्शन है। तो ये आप देखें कि इसमें हमारे पास ये क्लास का नेम और या बॉडी स्टार्ट हो रही है क्लास की, या पब्लिक मेथड है, ये एक फंक्शन हम बना रहे हैं। फिलहाल ये प्रोटोटाइप ही हमने लिखी है और कोई इसमें हमने जस्ट एग्जांपल सिंटैक्स देख रहे हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम आएगा और ये फिर फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। यहाँ हम फंक्शन की तमाम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी को यूज़ किया था। और फाइनली यहाँ पे क्लास हम टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि फ़ंक्शन को मैंने डिफ़ाइन क्लास के अंदर किया है। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी कोड कर चुके हैं और उसको आप देख लेंगे। अब हम दूसरा तरीका भी आगे देखेंगे। एग्जांपल इसकी देख लें एक दफ़ा फिर दोबारा कि क्लास के अंदर रोल नंबर, हम स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं। तो देखें कि क्लास के अंदर ये हमने रोल नंबर बनाया और सेट रोल नंबर। तो सेट रोल नंबर का एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इंट रोल नंबर एक पैरामीटर लेता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो एज ए पैरामीटर मेरे पास रोल नंबर आया, मैं इसको ओरिजिनल डाटा मेंबर में कॉपी करवा देता हूँ। उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लास्ट में हमने इसका सिंटैक्स देखा था। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लें कि भाई आउटसाइड ऑफ द क्लास हम कैसे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि क्लास का नेम होगा, अनदर पब्लिक मेथड्स आएंगे जितने मर्ज़ी हों। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने बेसिकली रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम लिखा है और यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया है। तो सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करने के बाद यहाँ पे ये एक फ़ंक्शन डिक्लेयर हो चुका है और इसको जो है वो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये फ़ंक्शन डिक्लेयर हो गया। डिफ़ाइन हम इसको यहाँ पे नहीं कर रहे, डिफ़ाइन हम क्लास से बाहर करेंगे। तो क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और क्लास से बाहर अगर हम उसको देखें किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले रिटर्न टाइप जो आपने यहाँ पे दी थी, उसके बाद क्लास का नाम जिस क्लास का वो फंक्शन है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कई क्लासेस हमारी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमने क्लास से बाहर क्लास का नाम देना है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये डॉट डॉट और फिर डॉट डॉट, ये दोनों इकट्ठे लगाएंगे। इस ऑपरेटर को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, फिर यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट आएगी, ये फिर बॉडी आएगी और फिर ये फंक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली जैसे मैंने कहा है कि ये जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं। ये हम तब लगाएंगे जब हम क्लास से बाहर फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, वहाँ पे नहीं लगेगा अगर हम क्लास के अंदर देंगे। तो ये बात जहन में रहे। एग्जाम्पल भी देख लें लगे हाथों इसकी। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देखें कि क्या किया, वही मेरा मेथड रोल नंबर है, यानी एक डाटा मेंबर रोल नंबर है
मेथड वही सेट रोल नंबर है, लेकिन अब मैंने देखें यहाँ कोई ओपनिंग ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाई, बल्कि यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये डिक्लेरेशन इस फंक्शन की हो गई। उसके बाद मैं यह क्लास की बॉडी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लास से बाहर डिफ़ाइन करूँगा, तो क्लास से बाहर देखें रिटर्न टाइप आ गई, क्लास का नाम स्टूडेंट है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सेट रोल नंबर। अब सेट रोल नंबर के अंदर जो है वो एज ए पैरामीटर वही रखेंगे जो हमने ऊपर दिया है, और यहाँ ओपनिंग करली ब्रैकेट जो कि बॉडी स्टार्ट होने की अलामत है, और उसके बाद आएगी स्टेटमेंट्स तमाम जो हम देना चाहते हैं, जो कि हमारे पास इस केस में ये वाली स्टेटमेंट है कि हम वही रोल नंबर, वही स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर भी दी थी, और यहाँ पे हम ये फंक्शन क्लोज़ कर देंगे। तो आपके सामने अब दोनों एग्जांपल्स आ गई हैं। आप इनमें से कोई मेथड चाहें यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोग्रामर के स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड चाहता है। तो आप कोशिश करें कि आप वो मेथड यूज़ करें, यानी अंदर ही उसको डिफ़ाइन कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप .NET यानी C# का कोड देखेंगे या जावा का कोड देखेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप इस लेआउट से चलेंगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी कि C# में ये वाला तरीका यूज़ नहीं होता, यानी जावा में भी नहीं होता, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मसला हो सकता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्लास के अंदर ही उसको डिफ़ाइन कर दिया करें, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो बाहर। अब एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम इनलाइन फंक्शंस कहते हैं। इनलाइन फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस की तरह थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करते हैं। अगर आप एक तो इसमें फ़र्क आ जाता है नॉर्मल फंक्शन से कि लिखने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और दूसरा जो बुनियादी फ़र्क है वो इसकी एग्जीक्यूशन है, यानी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि डेप्थ के अंदर हम उसको देखेंगे कि क्या ऐसा इसके अंदर काम होता है। Instead of calling an inline function, compiler replaces the code at the function call point. नॉर्मली तौर पे फंक्शन हम क्या करते हैं, ये अब आप समझने की ज़रूरत है कि जब हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है कि जब वो फंक्शन कॉल की जाती है तो बेसिकली उस फंक्शन की डेफिनेशन तक जाया जाता है, और वहाँ पे जाके कंट्रोल उसके अंदर चला जाता है और उसकी एक्सेस स्टार्ट कर देता है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है अगर हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। इनलाइन फंक्शन में ये होता है कि जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन कॉल जब करता हूँ तो उस कॉलिंग के वक्त फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल जाएगा तो जाहिर है वो कोई और लोकेशन है जहाँ पे पड़ा हुआ है फंक्शन। नॉर्मल में तो यही होता है। इनलाइन में ये होता है कि वो तमाम डेफिनेशन रन टाइम यानी कंपाइल टाइम के ऊपर तमाम डेफिनेशंस उसकी डिक्लेरेशन के साथ अटैच कर दी जाती हैं, यानी उसकी कॉलिंग के साथ बेसिकली अटैच कर दी जाती हैं। यानी जब भी फंक्शन कॉल होगा ऐसे समझ लें वहीं उसकी बॉडी पड़ी हुई है और वहीं एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। वो जो कंट्रोल ट्रांसफ़र होने का टाइम है वो सेव हो सकता है। तो हमें उस जगह नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है, या वो उस एड्रेस पे नहीं जाना पड़ेगा। तो वो एक इनलाइन फंक्शन की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं कि कंपाइल टाइम के ऊपर उसकी जो बॉडी होगी फंक्शन की वो आपकी फंक्शन कॉलिंग के साथ अटैच कर दी जाएगी कॉल पॉइंट के ऊपर, ताकि उसी वक्त वो फंक्शन कॉल हो के उसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर ले। तो ये काम कंपाइल टाइम पे होता है जब आप इनलाइन डिक्लेयर कर देते हैं। तो बेसिकली इनलाइन फंक्शन ख़ास मकसद के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आप नॉर्मल फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कीवर्ड लगा के, ये इनलाइन का कीवर्ड हम लगाते हैं। अभी हम देखेंगे एग्जांपल इसकी। इट इज़ रिक्वेस्टेड एंड नॉट ए कमांड, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई इसको इनलाइन कमांड इनलाइन फंक्शन बना दो, और उसका मकसद मैं अभी आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें एक मैंने फंक्शन बनाया है एरिया के नाम से, इसकी रिटर्न टाइप इंट है और ये 2 पैरामीटर लेता है, इंट लेन और hi। मैंने किया ये है कि इसके डाटा टाइप से पहले, रिटर्न टाइप से पहले मैंने इनलाइन का कीवर्ड अटैच कर दिया है, तो ये फंक्शन अब इनलाइन बन गया ये इनलाइन का कीवर्ड लिखने से। बाकी इसकी बॉडी आएगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये आपकी कॉलिंग के साथ अटैच कर दी जाएगी, ये वाला पॉइंट जो है वो कॉलिंग के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि मेन फंक्शन में मैंने इसको कॉल किया है। सिंपली यहाँ पे देखें एरिया मैंने फंक्शन कॉल किया है,
अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो कंट्रोल इसमें ट्रांसफ़र होता, लेकिन कंपाइल टाइम के ऊपर ये वाली जो स्टेटमेंट है यानी इसकी जो बॉडी है वो इस कॉलिंग के साथ जो है वो अटैच हो चुकी है। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम में थोड़ी सी आपको फास्टनेस नज़र आएगी, लेकिन ये बात जहन में रहे कि एक बड़ा ज़रा फंक्शन जिसमें काफ़ी लाइन ऑफ कोड हैं वहाँ पे ये फास्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद समझेंगे कॉलिंग पॉइंट के साथ एक बहुत बड़ी जो बॉडी होगी, स्टेटमेंट्स होंगी, लाइन ऑफ कोड्स होंगी, वो काफ़ी स्पीड स्लो कर देती हैं। तो ये छोटे मोटे फंक्शंस के लिए तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा है तो ये हमारी क्या होगा कि ये जो इसकी बॉडी है वो इस पॉइंट के साथ अटैच कर दी जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली इसका जो बुनियादी मकसद है वो फंक्शन की कॉलिंग या फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो यानी रन टाइम के ऊपर होती है उसके हवाले से है। If we define the function inside in the class body, then function is by default the inline function. तो अगर तो आप फंक्शन क्लास की बॉडी के अंदर ही लिख देते हैं तो ये बेसिकली इनलाइन फंक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि आप देखें कि उसकी बॉडी हमने साथ ही अटैच कर दी है तो ये इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। इन द केस फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास वी मस्ट कीवर्ड द इनलाइन, यानी अगर हमने क्लास से बाहर फंक्शन डिफाइन करना है तो फिर हमें उसके साथ इनलाइन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट है, रोल नंबर, और यहाँ पे आप देखें कि हम यहाँ पे वही सेट रोल नंबर बना रहे हैं तो इसकी मैंने डेफिनेशन यहीं दे दी है। तो यहाँ पे कोई मैंने इनलाइन का कीवर्ड नहीं लिखा क्योंकि कंपाइलर इसको ट्रीट इनलाइन करेगा। अदरवाइज़ ये एक और एग्जांपल देख लें कि वही रोल नंबर है लेकिन मैंने इसको डिक्लेयर यहाँ पे किया है, डिफ़ाइन मैं क्लास से बाहर करूँगा। तो ये बात अब जहन में रहे कि मुझे इनलाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर मैंने उसको इनलाइन बनाना है। अगर नॉर्मल फंक्शन बनाना है तो फिर इनलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो सच वैसे जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया है। एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि यहाँ पे हम वही मेथड कर रहे हैं तो बाहर डेफिनेशन है, तो यहाँ पे इनलाइन का कीवर्ड मैंने लिख दिया। तो ये अब फंक्शन जो है वो ऊपर लिख दिया या इधर लिख दिया, एक ही बात है। यानी अगर मैं यहाँ नहीं लिखूँगा तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि ये इनलाइन फंक्शन है, अगर मैं यहाँ बता दूँगा तो फिर मुझे यहाँ नहीं बताना पड़ेगा। ये दोनों तरीके यूज़ हो सकते हैं। एक और एग्जांपल भी देख लें। तो यहाँ मैंने यहाँ भी बता दिया और नीचे भी मैं बता दूँगा इनलाइन, तो ये भी चल जाता है। यानी दोनों केसेस ठीक हैं। या तो आप दोनों के साथ इनलाइन लगा दें, दोनों के साथ लगाना ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक के साथ लगाएंगे तो दूसरे के साथ नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आज के लेक्चर में बेसिकली हम बेसिक ऑब्जेक्ट और क्लासेस को ही आगे लेके गए हैं और उसमें मेंबर फंक्शंस हमने देखे कि दो तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो क्लास से बाहर कर लें या क्लास से अंदर डिफ़ाइन कर लें। दोनों तरीके वैलिड हैं, लेकिन मैंने कहा है कि दूसरी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ये क्लास के अंदर ही बॉडी फंक्शन की होती है और वहीं पे ही सब कुछ होता है। क्लास से बाहर हम कर ही नहीं सकते। सिर्फ C++ के अंदर ये सिंटेक्स हमें अवेलेबल है। विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए हम क्लास से बाहर फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने इनलाइन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देखा कि क्यों यूज़ होता है। ख़ास तौर पे आपने इसको जो समझना है वो इसकी एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से समझना है। बेसिकली हम इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जब ज़रूरत हो तो हम कर भी सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।